ओके, पीरियडाइजेशन है क्या, पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियडाइजेशन एक ऐसा टर्म है जो स्पोर्ट्स में तो यूज होता ही होता है, साथ में कोई भी ट्रेनिंग प्लान बनाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एक फेज है हमारे वर्कआउट शेड्यूल के बीच में। और ये एक तरीके से प्री प्लानिंग है, या इसको आप ये कह सकते हैं एक ब्लू प्रिंट है ये। ठीक है, ब्लू प्रिंट है ये कि आपको पूरे ट्रेनिंग सेशन के अंदर जितना भी आपके पास अवेलेबल टाइम है उसके अंदर आपको क्या करना है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास 6 मंथ का गोल है, कोई आपको कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो इस 6 महीने के अंदर आप क्या क्या करने वाले हो, वो सारी बातें जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी 6 मंथ के अंदर। ठीक है, इस 6 मंथ के अंदर आप क्या क्या करोगे, कौन सी तरह की ट्रेनिंग्स होंगी, कौन सी तरह के स्प्लिट यूज होंगे, वो सब आपके पीरियडाइजेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, एक तरीके का ब्लू प्रिंट है, आप इसे ऐसे मान सकते हो। अब पीरियडाइजेशन हर स्पोर्ट्स में, हर गेम में अलग अलग तरीके से होती है ना। किसी गेम में अलग तरीके से, किसी में अलग तरीके से, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गेम। है ना, गेम का नेचर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से जो पीरियडाइजेशन है वो हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, किसी में इंटेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ती है, किसी में इंटेंसिटी पहले बढ़ती है बाद में लो हो जाती है। तो अलग अलग तरीके से जो है ना वो यूज होता है पीरियडाइजेशन अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर। ओके, अब पीरियडाइजेशन के अंदर ना 3 बेसिक टर्म्स आती हैं या 3 साइकिल्स आते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। इसमें एक आता है आपका मैक्रो साइकिल, एक आता है आपका मीजो साइकिल, और एक आता है आपका माइक्रो साइकिल। ठीक है, मैक्रो साइकिल का मतलब वो साइकिल जो सबसे बड़ा साइकिल है, और जो आपका अल्टीमेट एम है, इसको हम बोल देते हैं अल्टीमेट एम जो है ना, इसको हम बोल देते हैं मैक्रो साइकिल। और मेसो साइकिल होता है टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्लान, टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्लान। माइक्रो साइकिल हो जाता है आपके वर्कआउट प्लान या शेड्यूल। ठीक है, मतलब जो भी आपका गोल है, ठीक है, जितना भी बड़ा है, 6 महीने का, 5 महीने का, वो आपका अल्टीमेट एम में आ जाएगा, उसको मैक्रो साइकिल कंसिडर करते हैं। मीजो साइकिल में आते हैं आपके टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्लान के, भैया ये पूरे माइक्रो साइकिल के अंदर आप कौन सा टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्लान यूज करने वाले हो। माइक्रो साइकिल के अंदर आते हैं वर्कआउट प्लान। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मेरा एक गोल है ना, मान लो मेरा गोल है बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का। अब मेरे जो गोल को है ना 5 महीने रह गए हैं, 5 मंथ रह गए हैं, और मैंने 5 महीने के अकॉर्डिंगली अपना जो है ना बनाना है पूरा प्लान। अब जो बॉडी बिल्डिंग मेरा गोल है, 5 मंथ मेरा क्या है वहां पे टाइम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मैक्रो साइकिल है। क्या है ये है मैक्रो साइकिल। ओके, अब मैक्रो साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके अंदर आएंगे मीजो साइकिल। मीजो साइकिल मतलब इन 5 महीने के अंदर आप कौन से टाइप के ट्रेनिंग प्लान यूज करने वाले हो। ठीक है, जैसे मान लो एक प्लान ये है, एक प्लान ये है, और एक प्लान ये है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने मान लेते हैं कि हमने कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूज किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूज किया, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हमने दिए 2 मंथ। उसके बाद हमने यूज किया हाइपरट्रॉफी प्लान, हाइपरट्रॉफी प्लान को भी हमने दिए 2 मंथ। और उसके बाद हमने दिया इंड्योरेंस प्लान, और इंड्योरेंस प्लान को दिया हमने 1 मंथ। हो गए 3 तरह के ट्रेनिंग प्लान मैंने यूज कर लिए 5 महीनों के अंदर। पहले 2 महीना मैंने सेल्फ ट्रेनिंग किया, फिर मैंने हाइपरट्रॉफी किया, और फिर अल्टीमेटली मैंने इंड्योरेंस ट्रेनिंग किया लास्ट में। अब ये मैं जो बना रहा हूँ ये स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से पीरियडाइजेशन हो रही है, उसके हिसाब से हम रेडी कर रहे हैं प्लान को। ठीक है, अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आ जाए, जो आपके मीजो साइकिल्स हैं इनके अंदर आते हैं माइक्रो साइकिल्स, तो क्या आपके वर्कआउट शेड्यूल्स होते हैं। मतलब इन 2 महीने के अंदर जो है ना आप करने वाले जो हो, कितने आप इसको प्लान दोगे, कितने, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, 5 दोगे, जितने भी हैं वो माइक्रो साइकिल के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर हमने इसको दिए 2 प्लान, एक दिया 15 डेज का, और एक दिया 45 डेज का।
ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, माइक्रो साइकिल्स हो गए। मान लो हाइपरट्रॉफी के अंदर हम इसको एक ही प्लान दे रहे हैं, तो ये पूरा प्लान जो है 60 डेज का जाएगा। ऐसे ही इंड्योरेंस के अंदर भी मान लेते हैं हमने एक ही प्लान लिया, तो टोटल माइक्रो साइकिल्स कितने होंगे, टोटल वर्कआउट शेड्यूल जो आप उसे दोगे वो कितने होंगे, टोटल होंगे 4। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रेनिंग कितनी हो गई, 3 हो गई। और मैक्रो साइकिल तो ऑब्वियसली एक ही होगा, जितना भी जो जितने भी महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना है अपने गोल। सॉरी। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलो इसको हम थोड़ा और समझते हैं, बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डिंग के गोल के हिसाब से प्रियोडाइजेशन कैसे ठीक है। देखो सबसे पहले हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, क्योंकि ये वाला सीजन जो होता है ये हमारा ऑफ सीजन होता है, यहाँ पे हमने करना होता है गेन। ठीक है। ऑफ सीजन में हमारा चल रहा होता है कैलोरी सरप्लस, वैसे भी हम ज्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं यहाँ पे, ताकि हम अपना जो मसल मास है वो ज्यादा से ज्यादा पुट ऑन कर सकें, ताकि हम स्टेज के ऊपर ज्यादा बल्कि मतलब बड़े दिखें। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे हमारी कैलोरीज होंगी सरप्लस में। ठीक है। और ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे को एक एडिशनल सपोर्ट भी मिल जाएगी कि इसकी हमारी कैलोरीज की। ठीक है। उसके बाद जब इधर पे आए, मतलब 2 महीना हो गया, 2 महीना तो हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, उसके बाद हमने मान लो आ गए हैं हाइपरट्रॉफी पे। यहाँ पे आ गए हैं हम प्री सीजन के अंदर, मतलब अब हम कंपटीशन के थोड़ा थोड़ा क्लोज आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो कैलोरी इनटेक हो जाएगा, वो हो जाएगा मेंटेनेंस कैलोरीज। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं लेंगे, मेंटेनेंस पे आ जाएंगे, या मेंटेनेंस टू सरप्लस रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर रहेंगे। इंड्योरेंस आ गया, जिसको हम बोलते हैं आपका जो है ऑन सीजन, बिल्कुल मेन सीजन। अब आपने जो चीज यहाँ पे, तो आपने मसल पुट ऑन पे काम कर रहे थे, यहाँ पे आप काम कर रहे थे कि हाँ मसल को आप मेंटेन रख पाओ और श्रेड कर पाओ, बॉडी को थोड़ा फैट लॉस कर पाओ। अब ऑन सीजन में तो आपका मेन गोल होता ही है कि आप बॉडी को डिप्लीटेड स्टेट में लेके चले जाओ, मतलब बिल्कुल ही आपकी बॉडी में से वो फैट मास रिड्यूस हो जाए, और फिर आपकी बॉडी बिल्कुल कंडीशन में दिखे। ये आपका ऑन सीजन में प्लान होता है, तो यहाँ पे आप कैलोरी डेफिसिट पे आ जाते हैं। ठीक है। अब मैं कैलोरी डेफिसिट वगैरह इसके समझा रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो पाए। ठीक है, हालांकि वो इसके अंदर नहीं आता, मतलब आपके पीरियडाइजेशन के अंदर नहीं आता। अगर हम वर्कआउट पीरियडाइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम न्यूट्रिशनल पीरियडाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे आ जाएगा। ठीक है। तो ऑफ सीजन हो गया कैलोरी सरप्लस, प्री सीजन हो गया मेंटेनेंस कैलोरीज, और ऑन सीजन हो गया डिप्लीटेड सेट कैलोरी डेफिसिट। ये बेसिक सी बात हो गई। अब जब यहाँ पे कैलोरी सरप्लस है, तो एक चीज नोटिस करना, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में करते क्या है, मुझे पहले ये बताओ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में होता क्या है, सबसे पहले आपका जो लोड होता है वो कितना रहता है, लोड रहता है आपका 85% से ऊपर। ठीक है। और रेपिटेशन रेंजेस कितने रहते हैं, 1 से लेके 6 रेपिटेशन रेंजेस। ठीक है, ये हमारा मेन एम होता है वहां पे, जिसके अंदर हम वर्कआउट करते हैं। ऐसे ही अगर हम हाइपरट्रॉफी के अंदर चले, तो हाइपरट्रॉफी के अंदर भी आपको पता है क्या रहता है, लोड भी बता दो कितना रहता है, और रेपिटेशन रेंज भी बता दो। वेरी गुड, कितना रहेगा, 67 to 85% रह जाएगा। और हमारे रेप रेंजेस होंगे अराउंड 7 to 12 रेपिटेशन। सॉरी, 7 से 12 रेपिटेशन रहेंगे। ये भी हमें क्लियर है। और इंड्योरेंस के अंदर भी आपको पता है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, साइड में लिख देता हूँ, 67% से बिलो होगा, और आपके जो रेपिटेशन होंगे वो ज्यादा होंगे, है ना, 13 प्लस होंगे। तो ये रहेंगे इंड्योरेंस के अंदर। अब आपको ये मोडालिटीज तो क्लियर है। ठीक है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आप कर रहे हो, इसमें मैक्सिमम आप स्ट्रेंथ ही करने वाले हो, इसमें आप इन मोडालिटीज का ही ज्यादा यूज करने वाले हो। हाइपरट्रॉफी में मेनली आप इसका यूज करने वाले हो, और इंडिया में इसका यूज करोगे। अब याद रखना, माइक्रो साइकिल्स जो होते हैं वो होते हैं वर्कआउट शेड्यूल, वो एक मीजो साइकिल के अंदर आते हैं। मीजो साइकिल क्या था, टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्लान। तो अगर टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्लान की बात करें, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी, यहाँ पे हाइपरट्रॉफी थी, यहाँ पे इंड्योरेंस थी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर हमने 2 माइक्रो साइकिल्स रखे हैं, 2 वर्कआउट शेड्यूल रखे हैं, हालांकि 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो क्लाइंट के ऊपर। तो अभी हमने 2 ही रखे हैं, एक 15 डेज का, एक 45 डेज का। शुरुआत के 15 दिन है, बिल्कुल न्यू है। अभी अभी न्यू का मतलब ये है कि वर्कआउट हमें पता है, गोल तो हमारा 5 महीने के बाद हमारा कंपटीशन है, बट स्टिल हमें पता है कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत है ना।
तो आप डायरेक्टली इतनी इंटेंसिटी 85 इंटेंसिटी तो हाई इंटेंसिटी भी ना 85 से ऊपर, तो इतने पे नहीं जाओगे आप। तो शुरुआत में 15 दिन जो आपने दिन रखे हुए हैं, 15 डेज रखे हैं, उसको हम प्रिपरेटरी फेज कह देते हैं अभी के लिए। प्रिपरेटरी फेज, पीपी। पीपी का मतलब क्या हो गया भाई, हम प्रिपेयर कर रहे हैं बॉडी को ताकि हम बॉडी को एक्चुअल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लान में लेके जा सके। हालांकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर का ही मॉड्यूल है, इसको कंसिडर कर सकते हो आप, बट आप ये 15 डेज सेपरेट कर रहे हो ताकि आप बॉडी को रेडी कर सको कि आप वो हाई इंटेंसिटी तक मैच अप कर पाओ। ठीक है, तो शुरुआत में मान लो आपने मिक्स बॉडी रूटीन रखा हुआ है, मिक्स बॉडी रूटीन। अब मिक्स बॉडी रूटीन रखा हुआ है, साथ में जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें अपना स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट एंड बेंच को आप पीरियडाइज करोगे सही तरीके से। ठीक है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर तो हम इसके ऊपर ध्यान रखते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा उसमें आप कार्डियो सेशंस भी ऐड कर रहे हो। और अभी के लिए आपने कार्डियो सेशंस कितने रखे हैं, सिर्फ वीकली बेसिस पे 2 सेशंस, है ना, और वो भी कितने मिनट के, 25 मिनट्स कार्डियो। ये आपका प्लान चल रहा है, मिक्स बॉडी पार्ट चल रहा है, और आपका इंटेंसिटी जो है आप शुरुआत में यहाँ पे बहुत ज्यादा ना देते हुए 60% के आसपास दे रहे हो, बिकॉज अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे हम प्योर स्ट्रेंथ पे, अब हम कौन सा स्प्लिट लेने वाले हैं, अब हम लेने वाले हैं सिंगल बॉडी पार्ट। सिंगल बॉडी पार्ट स्प्लिट यूज करने वाले हो क्योंकि अब आप एक्चुअल स्ट्रेंथ पे आ रहे हो, हैवी हैवी लिफ्टिंग करोगे आप। अब 85% से ऊपर वाला काम होने वाला है, 1 से 6 रेपिटेशन वाली ट्रेनिंग होने वाली है। और सिंगल बॉडी पार्ट हम करने वाले हैं। कार्डियो सेशन अभी भी सिमिलर ही रहेंगे, यानी कि 25 मिनट के 2 सेशन होंगे वीकली बेसिस पे। ठीक है, 2 सेशंस ऑफ 25 मिनट्स। हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अब ये 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, ये 45 डेज तक ऐसे ही चलेगा अपना। अब ये कंप्लीट हो चुका है, आगे आगे अब हमने हाइपरट्रॉफी प्लान पे आना है। हाइपरट्रॉफी में पता है आपको 67 to 85% रेंज है। कौन सा स्प्लिट चूज करोगे बताओ हाइपरट्रॉफी के लिए, स्प्लिट बताओ। चलो पीपीएल ले लेते हैं, ये पुश पुल लेग्स आपने कर लिया, ठीक है। और कार्डियो सेशंस कंपेरेटिवली आपके थोड़े बढ़ गए क्योंकि आप श्रेडिंग फेस में आ गए हो। धीरे धीरे आप श्रेड करने जा रहे हो अपनी बॉडी को, आपके आपके बॉडी ने मसल पुट ऑन तो किया हुआ है। ठीक है, कार्डियो सेशन आपके बढ़ गए। अब आपके ऑल्टरनेट डेज कार्डियो सेशंस हो गए हैं, ऑल्टरनेट डेज, और जो टाइमिंग ऑफ कार्डियो है वो भी इंक्रीज हो गया, 40 मिनट्स के आसपास हो गए हैं। 40 दिन 40 मिनट करते हो आप और 3 दिन करते हो। पीपीएल वर्कआउट आपका चल रहा है 67 to 85% पे, यानी कि 7 to 12 रेपिटेशन पे आप काम कर रहे हैं। ये भी खत्म हो गया। आ गए इंड्योरेंस प्लान पे, लास्ट वाला महीना रह गया है अभी। अब इस कंडीशन में मान लो आपने स्प्लिट रख लिया है, अपर बॉडी लोअर बॉडी का स्प्लिट। ठीक है, और दूसरी बात है आपके कार्डियो सेशंस जो हैं वो और ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि अभी आप वीकली बेसिस पे रोज कार्डियो कर रहे हो, रेगुलर कार्डियो डेली बेसिस पे आपका चल रहा है। और आपने मॉर्निंग कार्डियो शिफ्ट कर दिया है, अगर करना चाहो, वरना पोस्ट वर्कआउट भी रख सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बट आपके डेली बेसिस हो जाएंगे अराउंड 50 मिनट्स। स्लो कार्डियो आप कर रहे हो, कभी आप स्टेयर केस करते हो, कभी ट्रेडमिल कर लेते हो, कभी आप स्टेशनरी बाइक के साथ कर लेते हो, ये आपकी ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो पूरा प्लान रेडी हो गया अभी देखो इतने बेसिक तरीके से, और हमारे गोल के हिसाब से भी हमने देख लिया। अब ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी हमारे प्रियोडाइजेशन के हिसाब से ही होता है। देखो यहाँ पे हमें बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी थी, है ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करना था, हैवी लिफ्टिंग करनी थी, मसल पुट ऑन करना था, तो हम कैलोरी सरप्लस पे भी चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारा हाइपरट्रॉफी प्लान में हमें ऑब्वियसली मसल मास को मेंटेन रखना है, बढ़ाना है, और फैट को और कट करना है। तो इस फेस में हमने क्या किया, अपनी हाइपरट्रॉफी प्लान तो चलाया हुआ है, कार्डियो सेशंस भी हमारे ऑल्टरनेट डेज चल रहे हैं 40 मिनट के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मेंटेनेंस टू सरप्लस कैलोरीज है, मतलब बहुत ज्यादा सरप्लस तो नहीं है, 500-800 कैलोरी सरप्लस नहीं है, 200-250 कैलोरी सरप्लस है, और कार्डियो सेशंस हमारे बड़े हुए हैं ऑल्टरनेट डेज के ऊपर। लास्ट में डिप्लीटेड स्टेट में आ गए हैं तो ऑब्वियसली हमारा कैलोरी सपोर्ट, कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो कम करना पड़ेगा, कैलोरी डेफिसिट लेके चलना पड़ेगा। और साथ में हमारे कार्डियो सेशंस बढ़ गए हैं ताकि हम ऑक्सीडेटिव सिस्टम में अपने फैट बर्निंग को भी ज्यादा बढ़ा पाएं और अपने मसल को शेड दिखा सके, बेटर दिखा सकें। ठीक है, इसलिए हमने ये 3 फेज में ट्रेनिंग को बनाया।
और ये तीनों ट्रेनिंग्स का यूज किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, हाइपरट्रॉफी का, इंड्योरेंस का, और इस तरीके से इसको जो है ना बना लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन ले ये भी आता है कि सर हमने ऐसा क्यों किया कि हमने शुरुआत में ये वाला जो प्लान है वो दिया, है ना, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले क्यों दिया? पहले हम हाइपरट्रॉफी भी दे सकते थे, या पहले इंड्योरेंस भी दे सकते थे, उसके बाद हाइपरट्रॉफी में चले जाते। ऐसा भी हो सकता था। ये भी काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। अब देखो, ये इसलिए दिया क्योंकि इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन है। ये इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे को ना एक कैलोरी सपोर्ट है, हम ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप हैवी लिफ्टिंग करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी मैक्सिमाइज होगी, आपको फायदा होगा, आपको मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी भी अचीव होगी। और अगर मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी अचीव हो रही है तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट करती है सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी को। ये बात बिल्कुल जेन्यून है। मतलब अगर आपके एक्टिन एंड मायोसिन की डेंसिटी बढ़ गई, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ गई आपकी, सिंपली, तो आपको सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी में भी फायदा होने वाला है। क्योंकि जब आपकी टेंसाइल प्रोटीन, जो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की डेंसिटी इंप्रूव हो गई है ना, उनके नंबर्स बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा क्या कि आप ज्यादा हैवी लिफ्ट कर पाओगे। जैसे मान लो पहले आपका, एग्जांपल के तौर पे मानो पहले आपका वन रेप मैक्स था 90 kg। ठीक है, आप 90 किलो उठा पाते थे एक रेपिटेशन में। ठीक है, अभी के लिए मान लो, सिर्फ एग्जाम्पल है। बट बाद में आपने क्या किया कि जब ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, अब आपका वन रेप मैक्स हो गया 100 kg। तो जब आपका वन रेप मैक्स 100 kg हो गया, यानी 10 kg इंप्रूव हो गया, तो आपको ये सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी में जो आप 67% या 85% लोगे वन रेप मैक्स का, वो ज्यादा नहीं होगा। आप ज्यादा लोड के साथ एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे, ज्यादा हैवी के साथ 67 to 85% वाला ऑब्वियसली कर पाओगे, क्योंकि आपका वन रेप मैक्स इंक्रीज हो गया, आपका टोटल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया। तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट करती है आपके सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी को भी। इसलिए हम इनिशियली ऑफ सीजन में कैलोरी सरप्लस में मेनली अपना मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी पे काम करते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से स्पेसिफाई कर दिया है आपको। बाकी ये एक चॉइस होती है, डिपेंड करता है आपके एथलीट के ऊपर कि वो किस हिसाब से, सॉरी कोच के ऊपर कि वो किस हिसाब से पीरियडाइजेशन को सेटअप कर रहा है अपने क्लाइंट के लिए। क्लियर। अब मान लो आपके साथ एक और पीरियडाइजेशन मैं आपको शेयर करता हूँ। एग्जाम अब आपने बनाना है, ठीक है, पीरियडाइजेशन। चलो, हम कंडीशन केस लेके चलते हैं। केस हमारा है कि हमारे पास एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट का गोल है फैट लॉस। क्लाइंट का लेवल है बिगिनर, पहली बार जिम में आया है। ठीक है, और फैट लॉस से करना है। टाइमिंग जो है हमारे पास वो है 4 मंथ। सॉरी, 4 मंथ है ये हमारा केस है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें पीरियडाइजेशन बनाना है। तो पहले बताओ मैक्रो साइकिल कितना बनेगा? जो ये मैक्रो साइकिल है वो कितना बनेगा, कितने टाइम का बनेगा? राइट, 4 मंथ्स। गुड। वो अल्टीमेट एम है हमारा, और वो भी हमें पता है क्या, फैट लॉस है। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसमें मीसो साइकिल कितने दोगे आप? याद रखना, बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझने की कोशिश करना। मीसो साइकिल कितने दोगे? 1, 2, 3। अगर हम 3 तरह की ट्रेनिंग्स की बात करें, हमारे पास जो है, एक है हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम, एक है मॉडरेट इंटेंसिटी मॉडरेट वॉल्यूम, ठीक है, और एक है आपकी हाई वॉल्यूम लो इंटेंसिटी। इनमें से कौन, कहना चाह रहा हूं मैं कि कौन कितने मेसो साइकिल यूज करोगे आप? क्या तीनों करोगे जैसे बॉडी बिल्डिंग में यूज किए हमने, या फिर कोई दो को यूज करोगे, या फिर सिर्फ एक को ही यूज करोगे? अगर एक को यूज करना होता तो बेसिकली फिर हम बनाते ही क्यों पीरियडाइजेशन? तो एक को तो चलो हम सेपरेट कर देते, नहीं एक को तो नहीं यूज करेंगे। 3 और 2 में बताओ, क्योंकि बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखना पड़ेगा।
ठीक है। अभी सिंपल करने के लिए, इजी करने के लिए हम दो ही लेके चलते हैं, ठीक है। करने को तीन भी कर सकते हो, बट 4 मंथ अपने पास 4 महीने का टाइम है, उसमें तीन कहाँ एडजस्ट कर पाओगे। और बिगिनर है वो, बिल्कुल नया है, तो इतनी ज्यादा उसके पास वो एक्सपर्टीज भी नहीं है कि उस जो ये स्टिमुलस है उसको अडेप्ट कर सके, है ना। तो तीन ले सकते हैं, बट दो हम अभी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा उस समय के अकॉर्डिंग। तो मान लो हम दो प्लान यहाँ पे लेके चलते हैं, दो टाइप ऑफ ट्रेनिंग सेशन। अब इन दो में सबसे पहले वाला कौन सा होगा, ये बताओ मुझे। इन दो में सबसे पहले वाला, फर्स्ट वाला कौन सा होगा? स्ट्रेंथ वाला होगा, हाइपरट्रॉफी वाला होगा, इंड्योरेंस वाला होगा, कौन सा होगा? हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, श्योर? श्योर हो पक्का? देखो यार, ये बिगनर है, बिल्कुल नया बंदा है ये। क्या आप इसको स्ट्रेंथ करवा दोगे? ठीक है वो बात, हाई इंटेंसिटी 85% इंटेंसिटी के साथ। इसको तो पुशअप पुलअप्स भी शायद नहीं आ रहे हैं, इसको तो बेंच भी नहीं उतने अच्छे तरीके से लगानी आ रही, बिल्कुल न्यू न्यू है ये, बिगिनर है। तो क्या पहला ही इसका जो शेड्यूल है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बना दोगे आप? समझना पड़ेगा इस चीज को। तो लो इंटेंसिटी हाई वॉल्यूम वाली ट्रेनिंग का नाम क्या है? राइट, आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग प्लान दोगे, ठीक है, इंड्योरेंस प्लान दोगे आप। कंडीशन के हिसाब से समझना है, वो बॉडी बिल्डिंग गोल था, ये बॉडी बिल्डिंग गोल नहीं है। वो बॉडी बिल्डर जो है वो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे जाके बॉडी बिल्डर बनता है, वो बिगिनर थोड़ी बॉडी बिल्डर बनता है। पहले बॉडी बिल्डर जो होगा वो ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा उसके पास, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस तो होगा ना। तो आप उसको डायरेक्टली स्ट्रेंथ भी दे सकते हो। अब ये तो है ही बिगिनर बेचारा, इसको आप पहले ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लेके चले गए, 1 से 6 रेपिटेशन करवाना शुरू कर दे, इसको तो एक्सरसाइज करना नहीं आता, अब कैसे चलेगी बात? तो कौन सा बेटर होगा इसके लिए? इंड्योरेंस बेटर होगा। मोडालिटीज आपको पता है, 67% से बिलो रहता है, रेपिटेशन रेंजेस 13+ होते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब मुझे बताओ, सेकंड वाला जो प्लान होगा बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौन सा होगा? टाइप ऑफ ट्रेनिंग कौन सी होगी वहां पर? इंड्योरेंस होगी, हाइपरट्रॉफी होगी, स्ट्रेंथ होगी? चलो 5 आएंगे आपके, 7 से लेकर के 12 रेपिटेशन हमारे निकलेंगे, ये एम हमें रखना है, ठीक है। अब आ गए हम कार्डियो सेशंस पे। कार्डियो सेशन देखो, आपको वर्कआउट में इंक्लूड करने ही पड़ेंगे, दोनों में ही आप करोगे, क्योंकि कार्डियो मैंने कल भी बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है। कार्डियो कैसे एक टूल की तरह काम करता है फैट लॉस में, तो वो तो चलो दोनों में इन्वॉल्व करने ही पड़ेंगे, चाहे वो इंड्योरेंस हो चाहे वो आपका हाइपरट्रॉफी हो, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत वाले फेज में हम ऑल्टरनेट डेज रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 3 दिन हम करने वाले हैं शुरुआत के टाइम पे, और लेटर ऑन जो है हम ऑलमोस्ट एवरी डे हम करने वाले हैं, रोज हम करने वाले हैं, 5 to 6 डेज हम करेंगे, रेगुलर लिख देता हूँ यहाँ पे। बाकी वो आपके जो करने का तरीका है वो थोड़ा बदल सकता है, किस दिन आप ट्रेडमिल यूज कर रहे हो, किस दिन आप स्टेशनरी बाइक यूज कर रहे हो, किस दिन इलेक्ट्रिकल ट्रेनर यूज कर रहे हो, किस दिन कोई और अपर बॉडी कार्डियो कर रहे हो, वो आपके सेपरेट हो सकते हैं, इंडिविजुअली आप उसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत में हमने ये रखा हुआ है, एंड बाद में हमने ऐसे रखा हुआ है। अब इसके बाद आप मेरे को ये बताओ कि इंड्योरेंस में आप कितने सेशंस हो गए, मतलब कितने इसको
माइक्रो साइकिल्स देने वाले हो, शेड्यूल कितना रखने वाले हो इसका? जल्दी बताओ। 2 मंथ। हाँ, इंड्योरेंस 2 मंथ का मान लो, मीजो, और हाइपरट्रॉफी भी 2 मंथ का मान लो। ठीक है। अब 2 महीना तो आपके पास है जिसमें आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग ही कराओगे। बट इंड्योरेंस में कितने माइक्रोसाइकिल्स दोगे? इंड्योरेंस में कितने वर्कआउट प्लान दोगे? दो दोगे या एक दोगे? दो दे देते हैं, चलो ठीक है। ये फर्स्ट माइक्रोसाइकिल हो गया, सेकंड हो गया। हाइपरट्रॉफी में कितना दोगे? सॉरी, एक, दो, तीन, चार? मर्जी आपकी होती है, डिपेंड करता है वैसे उस समय पे। एक कह रहे हो आप? चलो ठीक है, एक अभी के लिए रख लेते हैं। 3+2? अच्छा, तीन इधर दे रहे हो इंड्योरेंस में, और दो वहां पे दे रहे हो। नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, अभी इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। क्यों नहीं बनाओ कॉम्प्लेक्स? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिगिनर है ये। अगर आप बिगिनर को इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज दोगे ना, तो इसकी बॉडी वैसे अडेप्ट नहीं करने वाली, क्योंकि स्टडीज ये कहती है कि आपको एटलीस्ट 45 डेज तो चाहिए होते हैं ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग प्लान से ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स गेन करने के लिए। तो अगर आप हर 5 दिन बाद ट्रेनिंग चेंज कर रहे हो, हर 5 दिन बाद आपकी मोडालिटी चेंज हो जा रही है, तो फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि बिगिनर है वो। अगर ये मानते हैं हम कि एलीट लेवल पे है, बहुत पहले से ट्रेनिंग करता है, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहां पे आप सोच सकते थे कि 3+2 दे दो, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय से बॉडी ट्रेनिंग कर रही है। तो वो रिस्पॉन्स, वो चेंजेस लेके आने के लिए आप स्टिमुलस को बदलते हो, यानी कि वर्कआउट में आप बहुत चेंज लेके आ सकते हो। वो दूसरे केस में, बट ये तो बिगिनर है, इसमें बॉडी वैसे ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। आप इसमें अगर हर 5 दिन बाद चेंज कर दोगे ट्रेनिंग, तो और काम खराब हो जाएगा, क्योंकि बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी उस चीज को, समझ नहीं पाएगी ये चल क्या रहा है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसलिए हम ज्यादा अभी नहीं, अभी के लिए ज्यादा नहीं रखेंगे। और ऊपर से 4 महीने का तो मैक्रो साइकिल है, तो 4 महीने का तो प्लान है, उसमें भी अगर आप 5-6 माइक्रो साइकिल्स बना दो, तो बात उतनी अच्छी बनती नहीं है। ठीक है, बात उतनी अच्छी बनेगी नहीं। तो एक या दो ही आपको सेटअप करना है अभी के लिए तो। ठीक है, अभी सिंपल करने के लिए एक ही कर देते हैं। फर्स्ट फेज आप प्रिपरेटरी फेज रख लो यहाँ पे भी। कितने दिन का? 15 डेज का रख लो सेम। ठीक है, इसमें आप मिक्स बॉडी पार्ट रूटीन पे लेके चलोगे इसको, मिक्स बॉडी, और इंटेंसिटी कम हो जाएगी, 50 to 60% इंटेंसिटी हो जाएगी। और रेप रेंजेस का आपको ध्यान रखना है कि 15 रेप्स के आसपास आपके आने ही चाहिए, ये आपको एम रखना है। और मिक्स बॉडी रूटीन आप यहाँ पे करने वाले हो, इतनी सी बेसिक बात है। एक्सरसाइज लर्निंग और उन सारी चीजों पे ध्यान रखना है जो हमने फिर भी बात करी थी। उसके बाद आप आ जाओगे प्योर इंड्योरेंस ट्रेनिंग के ऊपर। वहां पे आपका जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अभी आप 67% पे आ गए हो, अभी आपके 12 12 से 13 रेपिटेशन आने वाले हैं, और आपकी इंटेंसिटी 67% हो जाएगी। अब स्प्लिट जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो कर रहे हो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी का स्प्लिट आप चला रहे हो। और जैसे मैंने बताया था, ऑल्टरनेट डेज पे आप कार्डियो सेशंस कर रहे हो। अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कार्डियो एंड ऐप, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कार्डियो एंड ऐप, इस तरीके से आप चला रहे हो। 67% आपका इंटेंसिटी है। ठीक है, ये हो गया काम। उसके बाद आप आ गए, आप हाइपरट्रॉफी में शिफ्ट कर गए। आप हाइपरट्रॉफी में आपने जो वर्कआउट प्लान चलाया है वो है पीपीएल, फिर आपका अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एंड लास्ट में आपके वीक मसल ग्रुप्स, ये आपने चलाया हुआ है। अपर बॉडी, पीपीएल, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, वीक मसल ग्रुप्स, ये आपका प्लान चल रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आप 67 से लेके 85% ऑफ इंटेंसिटी पे काम कर रहे हो। और आपके रेप रेंजेस जो है वो भी आपको पता है कितने आने वाले हैं। कार्डियो सेशंस जो है वो आपके रेगुलर हो गए हैं। अभी के लिए मान लेते हैं हम पोस्ट वर्कआउट कार्डियो कर रहे हैं, और पोस्ट वर्कआउट में हम कितना कर रहे हैं इसको, 45 मिनट्स के लिए हम रेगुलरली पोस्ट वर्कआउट में कार्डियो कर रहे हैं। कि अगर यहाँ पे सूट नहीं करता तो मॉर्निंग में आप कार्डियो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। इवनिंग में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सेटअप बन गया।
शुरुआत में आपका कैलोरी डेफिसिट डिपेंड करता है, कैलोरी डेफिसिट का आप कैसे बना रहे हो, क्योंकि सबसे मेन तो वही है कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट आप पीरियडाइज करके भी बना सकते हो कि आप धीरे धीरे पिरामिडिंग करके कम करते जा रहे हो, वैसा भी कर सकते हो, या प्रॉपर एक तरह का कैलोरी डेफिसिट भी बना सकते हो। जैसे आपने ही मान लिया कि भैया 500 कैलोरीज का डेफिसिट बनाऊंगा पूरे प्लान में, थ्रू आउट द प्लान में 500 कैलोरीज का ही डेफिसिट बनाऊंगा, ये तो हो गया एक आपका स्टैटिक अप्रोच। एक होती है आपकी पिरामिडिंग अप्रोच। पिरामिडिंग अप्रोच में क्या होता है कि आप धीरे धीरे करके कैलोरी को डेफिसिट करते रहते हो। जैसे शुरुआत में आपने 300 कैलोरीज किया था मान लो, ठीक है, ये पहले एक महीने में, फिर दूसरे महीने में आपने 500 कैलोरीज कर दिया, फिर चौथे महीने तीसरे महीने में आपने 700 कैलोरीज कर दिया, और चौथे महीने में आपका 800 कैलोरीज का डेफिसिट बना दिया। तो इस तरीके से भी हो सकता है, इसको पिरामिडिक मेथड कहा जाता है। ओके, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके क्लाइंट के ऊपर, कि आपका कैसा उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, कितना आपका चार्जेस है, उस हिसाब से आप इस चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमने बेस कैलोरी का डेफिसिट बनाया 500 कैलोरीज का डेफिसिट, और वही चल रहा है थ्रू द प्लान, पूरे प्लान में वही चल रहा है। और इस तरीके से आपका 4 महीने का पूरा एक प्लान, जो पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट है, वो रेडी हो गया है। बात समझ में आ गई? जल्दी से एक बार गेनिंग का बता दो अब। गेनिंग 4 महीने है, सिर्फ वही सेम मान लो, बिगिनर है, सब कुछ सेम है, बिगिनर ही है वो, और गेनिंग प्लान लेके चल रहे हो। क्या करोगे? फर्स्ट मेसो साइकिल कौन सा रखोगे? इंश्योरेंस नहीं करना है यार इनका, इंश्योरेंस कराना चाह रहे हो? राइट प्रवीण, ठीक है, इंश्योरेंस ही कराएंगे, इंश्योरेंस ही कराएंगे। ठीक है। फिर जाके आपका जो सेकंड वाला प्लान होगा वो जाएगा हाइपरट्रॉफी एंड स्ट्रेंथ पे। ठीक है, हाइपरट्रॉफी एंड स्ट्रेंथ ये बाद में जाएगा, पहले इंश्योरेंस ही जाएगा, क्योंकि जब मैंने बिगिनर वर्ड यूज कर दिया ना, तो फिर वो आपका अपने आप से, आपको जो फर्स्ट प्लान है वो कौन से पे ले लेना है, इंश्योरेंस पे आप वहां पे कंसिडर कर लोगे उसको। ओके, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, बाकी चीजें जो सीक्वेंस है वो आप वहां पे बना सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, क्लियर होगी बात? हाँ, अगर मान लो एलीट लेवल होता तो फिर गोल के हिसाब से हो जाएगा। मान लो कोई एडवांस लेवल है ना, एडवांस लेवल है और इसका फैट लॉस गोल है, एडवांस है और इसका फैट लॉस गोल है, फिर इस केस में जो है ना, आपकी जो ट्रेनिंग है वो तीनों में आप शिफ्ट कर सकते हो। मतलब तीन तरह के साइकिल्स भी दे सकते हो यहाँ पर, जैसे बॉडी बिल्डिंग में हमने दिया था। तो एडवांस फैट लॉस गोल है, ठीक है, 5 महीने का मान लो प्लान है, 5 महीने में आपने पहले स्ट्रेंथ डाल दिया, फिर हाइपरट्रॉफी डाल दिया, एंड देन आपका इंड्योरेंस डाल दिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, है ना, स्लाइट कैलोरी डेफिसिट बढ़ा बढ़ा करके तीनों उसको आप यूज कर सकते हो। तो एडवांस में ही हो जाएगा ये। बाकी आपके अकॉर्डिंग जैसा आपका क्लाइंट होगा उसके हिसाब से आप इसको चूज करने वाले हो, उसकी पीरियडाइजेशन को। क्लियर हो गया बात? अभी आता है 3 एक्सरसाइज के बारे में हम कंसिडर बेसिक चीज समझते हैं। एक हम समझते हैं प्राइमरी एक्सरसाइज। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है इसका मतलब इसका है एक्सरसाइज सिलेक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइमरी एक्सरसाइज और असिस्टिव एक्सरसाइजेस, और आपका एसेसरी एक्सरसाइजेस। ऐसा जरूरी नहीं है ना प्रवीण की किस में ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी, वो तो डिपेंड करता है आपका वर्कआउट का टाइम कितना है। वैसे अगर देखा जाए तो इंड्योरेंस में आप ज्यादा देर तक कर सकते हो ना काम, इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप बहुत देर तक एक्टिविटीज कर सकते हो।
हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज जो है वो बहुत देर तक नहीं हो सकती, बट ये तो जरूर है कि हाई इंटेंसिटी में इंट्रा वर्कआउट मतलब उस समय भी आप बहुत तेजी से कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि इंड्योरेंस ट्रेनिंग में आप कितने लंबे समय तक काम कर रहे हो, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किस में ज्यादा होगी। अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए, मान लो आपके पास 30 मिनट सॉरी 30 मिनट है हाई इंटेंसिटी के, और 30 मिनट है इंड्योरेंस ट्रेनिंग के, तो ऑब्वियसली फिर वहां पे हाई इंटेंसिटी ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा है, ठीक है। बट क्योंकि अगर आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो तो टेक्निकली आप ज्यादा समय के लिए करते हो उसको, है ना, क्योंकि लो इंटेंसिटी को लो लंबे समय तक किया जा सकता है, बॉडी उतनी जल्दी फटीग भी नहीं हो रही। तो डिपेंड करता है फिर टाइमिंग के ऊपर। अगर इंड्योरेंस ट्रेनिंग आपका चल रहा है, मान लो आप 1 घंटे का कार्डियो कर रहे हो फिर भी ट्रेनिंग कर रहे हो आधा 1 घंटा और, तो फिर आप उसमें ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे। हाई इंटेंसिटी आपने 20 मिनट्स किया तो उसमें हम लोग कम कैलोरीज बर्न कर पाओगे, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, बट अगर टाइमिंग जो है वो बराबर है दोनों की, तो फिर आपका हाई इंटेंसिटी वाला तो बहुत ऊपर निकल जाएगा, वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। प्राइमरी एक्सरसाइजेज, असिस्टिव एक्सरसाइजेज एंड नेसेसरी एक्सरसाइजेज। प्राइमरी एक्सरसाइजेस में हमारी कौन सी एक्सरसाइज आती है? स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस, ठीक है। हैविंग सेड दैट कि प्राइमरी एक्सरसाइजेस है ये, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि मैंडेटरी है ये, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। असिस्टिव एक्सरसाइजेस में कौन सी एक्सरसाइज आती है? जो असिस्ट करती हैं आपकी प्राइमरी एक्सरसाइज को, मतलब वैसी ही टाइप की एक्सरसाइजेस है की जाती हैं उसके रिप्लेसमेंट में ये भी, वो आती है असिस्टिव एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार, जैसे प्राइमरी हमने लिख दिया, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। अगर मैं असिस्टिव की बात करूं तो कौन सी आ जाएगी? जो स्क्वाट जैसी ही है, अगर डेडलिफ्ट जैसी ही है, बेंच प्रेस जैसी ही है, तो इसमें क्या आएगा? सोमो आएगा, बिल्कुल आ सकता है। गोबलेट आ जाएगा, गोबलेट स्क्वाट्स, बिल्कुल आ जाएगा। स्मिथ स्क्वाट्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे ही मूवमेंट्स हैं जो ये असिस्टिव एक्सरसाइजेस के अंदर आ जाती है। डेडलिफ्ट में कौन से असिस्टिव एक्सरसाइज हो जाएंगी आपकी? रैक पुल्स हो जाएंगी, डेफिसिट डेडलिफ्ट हो जाएगी, सोमो हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी। बेंच प्रेस में क्या हो जाएगा? लोअर प्रेसेस हो गई, स्मिथ प्रेसेस हो गई, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये असिस्टिव एक्सरसाइजेज हैं प्राइमरी की, मतलब इसको जो असिस्ट करती हैं ऐसी ही एक्सरसाइजेज जो हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद आती है आपकी एसेसरी एक्सरसाइजेज। एसेसरी एक्सरसाइज में जितनी बाकी बच गई है सब आ जाएंगी भाई, जिम के अंदर जो हम करते हैं। बैक डेक फ्लाई, केबल क्रॉस, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जितनी भी हम इसके लिए एक्सरसाइज करते हैं वो सब इसी इसी के अंदर आएगी। लेग एक्सटेंशंस, लेग कर्ल्स, ठीक है। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब एसेसरी के अंदर आ गई। क्लियर होगी बात? अब मुझे ये बताओ, क्या ऐसा कोई कंपल्शन है कि प्राइमरी फिक्स करनी करनी है, मतलब हमें रखनी रखनी है अपने वर्कआउट शेड्यूल के अंदर? ऐसा कोई जबरदस्ती है क्या? या एसिस्टिव रखनी ही रखनी है, ऐसा कोई जबरदस्ती है क्या? और इवन ये भी जबरदस्ती नहीं है कि आप एसेसरी को भी सेटअप करो। डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, ये बात ध्यान से समझना। मान लो आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आता है क्योंकि हमने काफी बार सुना है ना कि प्राइमरी एक्सरसाइजेस जो हैं उसमें स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस आनी ही चाहिए। काफी लोगों से ही सुना होगा हमने। बट ये बात याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज नहीं करनी है, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये एक्सरसाइजेज जो है वो इंजरी प्रोन एक्सरसाइजेज है, स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट। इससे बहुत सारे लोगों को इंजरी होती है, सबसे ज्यादा जिम के अंदर जो इंजरीज होती है वो यही दोनों से होती है। अगर आप सही तरीके से कर रहे हो फिर ठीक है, बट वैसे अगर देखा जाए तो इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके।
स्ट्रक्चरल मूवमेंट है। तो अगर आपको कोई कंडीशन है तो आप कोई एक्सरसाइज अवॉइड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब जैसे गोल, मान लो आपका एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि सर मेरा गोल है हाइपरट्रॉफी, और मेरे पास जो टाइम है ना वो है काफी। और याद रखो कि मैं हूँ एक इलीट लेवल पे। इलीट लेवल मतलब मैं ऑलरेडी 8-10 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, और मैं चाहता हूँ बॉडी बिल्डिंग करना। ठीक है, फिर से बॉडी बिल्डिंग में करना चाह रहा हूँ, और बट मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मेरी बैक में इशू है। मेरे बैक में स्पाइन में प्रॉब्लम है, और मेरा डिस्क बल्जिंग है हुआ है। उसकी मैंने सर्जरी भी एक बार करवा चुका हूँ, बट स्टिल वो उतना ठीक नहीं है, वहां पे मेरे को पेन पेन होता है। ठीक है, बट स्टिल मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे मसल मास पुट ऑन करना है, मुझे मसल मास गेन करना है। ठीक है, ये मेरा गोल है। अब बताओ, अब क्या इस बंदे के लिए, जिसको सिर्फ मसल साइज, जिसका एक इम्पॉर्टेंट गोल है, उसका गोल नहीं है कोई वो पावर लिफ्टर बन जाए, कोई डेडलिफ्ट में वो 200 किलो उठा ले, स्क्वाट्स में कोई 200 किलो उठा ले, ऐसा कुछ उसका गोल नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि इसके लिए सबसे मेन कौन से टाइप की एक्सरसाइज होंगी, प्राइमरी, असिस्टिव या एसेसरी? गुड। इस बंदे के लिए एसेसरी एक्सरसाइजेस जो हैं वो सबसे मेन है। आप सिर्फ एसेसरी एक्सरसाइज में प्ले करके भी मसल मास को इक्वल अमाउंट में गेन करवा सकते हो। ठीक है, डंबल प्रेसेस रख सकते हो आप, जो बाकी मूवमेंट्स है वो रख सकते हो, केबल क्रॉस वगैरह, जो बाकी चीजें तो चल ही रही है ना, उसमें क्या दिक्कत है? बस आप इनको छोड़ दोगे, इनको आप अवॉइड करोगे, प्राइमरी एक्सरसाइजेस को, एसएसटिव को भी अवॉइड करोगे। इनकी जगह मान लो आप बोलोगे सर बैक के लिए फिर हम क्या यूज करें, बैक भी तो ग्रो करनी है, बैक में प्रॉब्लम है, तो बैक ग्रो करनी है तो क्या प्रॉब्लम है बैक को आपको? हालांकि वो इंजर्ड है, बट आपको क्या क्या प्रिकॉशंस वहां पे लेने हैं? क्या आप वहां पे बारबेल रोज करवा सकते हो, या डंबल रोज करवा सकते हो? ऑलरेडी अगर हमारे स्पाइन में इशू है, अवॉइड करेंगे, ऐसी एक्सरसाइजेस अवॉइड करेंगे जहां पे जो फोर्स है वो हमारे डायरेक्टली हमारे लंबार एरियाज पे, स्पाइन पे पड़ रहा है। ठीक है ना, इन एक्सरसाइज को अवॉइड करना है हमें, क्योंकि इससे और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, तो अगर आपको बैक को इन्वॉल्व करना है तो जबरदस्ती तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ रोइंग मूवमेंट्स ही करनी है, वो भी विदाउट सपोर्टेड, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है ना। आपको अगर अपने मसल को ग्रो करना है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो रोइंग से ही होगा या विदाउट सपोर्ट लेकर ही होगा। इवन विदाउट सपोर्ट में हम उतना अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन नहीं होता हमारा, तो उतना हम अच्छे से मसल को ट्रेन भी नहीं कर पा रहे होते जिस मसल को एक्चुअली हम ट्रेन करना चाह रहे हैं। तो हम सपोर्टेड मूवमेंट यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, बेंच सपोर्टेड डंबल रोइंग, बेंच पे लेट करके डंबल रोइंग कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका जो बारबेल रोइंग है वो भी सपोर्टेड कर सकते हो। समझ रहे हो? आप जो लैट पुल डाउन है उसमें आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आप अगर हो रहा है, ऑब्वियसली उसमें भी केस में आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका वहां पे भी आपको आंख मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इलियाक लैट पुल डाउन कर सकते हो। ठीक है ना, आप सपोर्टेड वाले पुल डाउन कर सकते हो। ओके, आप एडजस्टेबल बेंच का यूज कर सकते हो, आपने बेंच यूज किया आगे, और बेंच में आप लेट करके फिर आप रोइंग मूवमेंट्स कर रहे हो। ठीक है, आगे ऐसे बेंच लगा हुआ है आपके, और आप ऐसे रोइंग मूवमेंट कर रहे हो, जिससे क्या होगा, आप अपने बैक को भी स्टिमुलेट कर पाओगे, उस पर्टिकुलर मसल को, और आपके स्पाइन में भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बनेगी। पर जबकि आप अगर रोइंग करते, टी बार रोइंग हो गया या बारबेल रोइंग हो गया, डंबल रोइंग हो गया विदाउट सपोर्ट, तो आप अपनी बैक को और ज्यादा हर्ट कर लेते।
मसल गेन की बात तो दूर की थी, बट और ज्यादा हर्ट हो जाता आपका बैक। तो आपने इनको भी अवॉइड किया, इनकी जगह आपने सपोर्टेड मूवमेंट्स ऐड कर ली, और बाकी आपका प्राइमरी और असिस्टिव तो आपने पहले ही इग्नोर किया हुआ है। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो आप इन चीजों में सफल करोगे और आप अपना उतने ही अच्छे तरीके से मसल साइज को गेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राइमरी असिस्टिव को छोड़ दो इस केस में, है ना, क्योंकि गोल सिर्फ आपका मसल साइज बिल्ड करना है। तो आप अगर उतने अच्छे तरीके से मसल को डैमेज दे रहे हो, उतने अच्छे तरीके से टाइम एंड अटेंशन मेंटेन कर पा रहे हो, उतने अच्छे तरीके से पर्टिकुलर मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, और आपका डाइट अच्छा है, तो आप मसल गेन करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अगर आपका गोल मान लो ये होता, आपके पास एक क्लाइंट आता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस गोल के साथ, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, जो कहेंगे सर हमें ना स्ट्रेंथ भी गेन करनी है, हमारा कोई बॉडी बिल्डिंग भी गोल नहीं है, ना तो हमारा पावर लिफ्टिंग गोल है, बट हमारा गोल ये है कि हम स्ट्रेंथ में भी बढ़िया हो जाए, मैं मेरी 200 केजी की बेंच हो जाए, 200 केजी का डेडलिफ्ट हो जाए, एग्जांपल दे रहा हूं सबके, और साथ में मेरे मसल साइज भी बढ़ जाए, आर्नोल्ड जैसी फिजिक हो जाए, या मैं अच्छी फिजिक मसल मास भी बढ़ जाए मेरा। बहुत सारे लोग इस गोल के साथ आते हैं आपके पास, जिनका मेन है स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी, है ना, स्ट्रेंथ भी चाहिए अपने को और हाइपरट्रॉफी भी चाहिए। अब अगर इस गोल के साथ आ रहे हैं, तो उनका प्री रिक्विजिट मतलब मेन ही चीज उनका क्या है, उनका एम ये भी है कि वो हैवी स्क्वाट कर पाए, हैवी डेडलिफ्ट कर पाए। तो अब मुझे बताओ, क्या प्राइमरी एक्सरसाइज, असिस्टिव एक्सरसाइज और एक्सेसरी एक्सरसाइजेज में क्या प्राइमरी इंपॉर्टेंट है? क्या प्राइमरी इंपॉर्टेंट है? अनरियलिस्टिक गोल, अरे गोल मेन समझो कि क्या चाह रहे हैं वो, 100 केजी 200 केजी तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। राइट, आपको प्राइमरी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपने शेड्यूल में, और एसेसरी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, दोनों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको हैवी भी जाना है, आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, ठीक है ना, और आपको मसल साइज भी चाहिए। तो प्राइमरी और एसेसरी एक्सरसाइज दोनों में शफल करना पड़ेगा, दोनों चलानी पड़ेगी साथ। और इवन आप इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस तो हम क्या कहें, बट मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी सीरीज ऑफ एक्सरसाइज होगी, सीरीज ऑफ एक्सरसाइज, पहले कौन सी एक्सरसाइज बताओ फिर कंसिडर करोगे आप? पहले प्राइमरी वाली करोगे या फिर एसेसरी वाली करोगे? तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया आपके वर्कआउट की। राइट, आप हमेशा प्राइमरी ही शुरू करोगे, नहीं एसेसरी नहीं। अगर आपने एसेसरी से शुरू कर दिया, फिर के बताओ क्या होगा? अगर आपने एसेसरी से शुरू कर दिया, तो आप अपने मसल को वैसे ही डैमेज दे चुके होंगे। लास्ट में आप जाके प्राइमरी एक्सरसाइज सेट करोगे, आप हैवी लिफ्ट करोगे, तो हैवी लिफ्ट कर पाओगे क्या? स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा ना, आप स्ट्रेंथ उतने अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाओगे। लास्ट एक्सरसाइज में आप कितना ही हैवी जा पाओगे। हाँ, अगर प्राइमरी आपने कर लिया तो एसेसरी कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि एसेसरी में उतना लोड नहीं होता, और एसेसरी एक्सरसाइजेज में आप का जो मूवमेंट है, अभी तक आपको यही डिफरेंस नहीं पता लगा कृष्णा, कि प्राइमरी और एसेसरी में डिफरेंस क्या है, ये नहीं पता लगा ना। प्राइमरी आपका जो एक्सरसाइज है उसमें आपकी स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेस आती है, ये डिमांडिंग मूवमेंट्स हैं, ये स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स हैं, ये स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स हैं, इसमें डिफरेंस नहीं है, आपको पता क्या इसमें, इसको कंपेयर कर लो आप केबल क्रॉस के साथ, डिफरेंस दिख रहा है? अगर आपको स्क्वाट्स है, स्क्वाट्स को कंपेयर कर लो आप एक्सटेंशंस के साथ, कंपेयर मतलब कह रहा हूं कि इनका रिलेशन देख लो, तो स्क्वाट से क्या है, स्ट्रक्चरल मूवमेंट है, प्राइमरी मूवमेंट है, और आपका एक्सटेंशन जो है वो आपका एक्सेसरी मूवमेंट है। तो अगर आप पहले स्क्वाट कर चुके हो, बाद में एक्सटेंशंस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट अगर आप एक्सटेंशंस पहले कर लो और पहले ही मसल को फटीक दे दो अपने क्वाड्रिसेप को, तो क्या आप स्क्वाट्स हैवी कर पाओगे?
क्योंकि स्क्वाट्स में आपका ये गोल है कि आपको हैवी जाना है, एक्सटेंशन में आपका ये गोल नहीं है कि आपको हैवी जाना है, वहां पे आपको मसल एंड माइंड कनेक्शन बनाना है और फट अपने फेलियर तक जाना है। एक्सटेंशन में ये गोल है आपका, और हर एक एसेसरी एक्सरसाइज में यही गोल होता है कि हम फेलियर तक जाएं और मसल डैमेज दे सकें। बट स्क्वाट्स में आपका ये गोल नहीं है कि आपने मस्कुलर डैमेज के लिए कर रहे हो, स्क्वाट्स में ये भी आपका गोल है कि आपको हैवी करना है उसको। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस जो होगी वो प्राइमरी से शुरू होगी, प्राइमरी पहले आएंगी, बाद में आपकी एक्सेसरी आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? पर अगर ऐसा गोल ना हो तो क्या होगा? अगर मान लो हाइपरट्रॉफी ही सिर्फ और सिर्फ गोल है, फिर क्या कोई सीरीज मैटर करता है? या आप बोलोगे नहीं नहीं सर, हम केबल क्रॉस को ना लास्ट ही करते हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है ये किसी को करते हुए, डैश 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 इन्फ्लुएंसर को। उसने कहा था कि केबल क्रॉस लास्ट ही करनी है, और उसने कहा था कि फ्लाई लास्ट करनी है, एक्सटेंशंस लास्ट करनी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो लास्ट में ही आ जाएंगी। या आप ये कंसिडर करोगे कि सर जब हाइपरट्रॉफी हम लेके चल रहे हैं जहां पे हम मैक्सिमम लोड नहीं है, हाँ प्राइमरी का तो चलो वो प्राइमरी वाला तो बात जो है ना यहाँ पे खत्म ही हो गई एक तरीके से। अगर हम प्राइमरी को इंक्लूड नहीं भी कर रहे हैं ना तो भी, अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर बाई चांस आप हाइपरट्रॉफी में प्राइमरी ऐड करना चाहते हो तो मतलब नहीं है, वो कभी भी कर लो, लास्ट में भी कर लो बेशक। पर अभी के लिए हम हाइपरट्रॉफी में प्राइमरी को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, मान लो प्राइमरी को छोड़ दिया हमने, हम सिर्फ एसेसरी में प्लान कर रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट गोल के ऊपर बताया था, जब मेरे को प्रॉब्लम थी, वो क्लाइंट को इशू था, स्पाइन में प्रॉब्लम था, हाइपरट्रॉफी गेन करनी है वाला। अब इस केस में अगर देखें तो क्या ऐसा कोई फिक्स है क्या कि मेरे को लास्ट में केबल क्रॉस करनी है, या मेरे को लास्ट एक्सरसाइज मेरे को अपना डिप्स करना है? तो ये फिक्स होता है क्या ऐसा? या आप ये बोलते हो कि सर मैटर ही नहीं करता? मैटर ये करता है कि आप प्रॉपर सेट वॉल्यूम अचीव कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब प्रॉपर एक्सरसाइजेस जितने आपने लिए वो कर पा रहे हो कि नहीं, बस बात ये खत्म, यहीं पे खत्म हो जाती है। पहली एक्सरसाइज भले ही केबल क्रॉस का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड एक्सरसाइज भले ही डिप्स हो जाए कोई चक्कर नहीं है, थर्ड एक्सरसाइज भले ही आप पैक डेक के साथ कर लो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ एक्सरसाइज आप डंबल्स के साथ कर लो प्रेसेस, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपकी सीरीज ऑफ एक्सरसाइज आप चेंज कर सकते हो, और इवन ये बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव अप्रोच भी है कि आप अपने एक्सरसाइज सिलेक्शन में सेसेसरी में शफल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहां। समझ रहे हो? तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल अप्रोच है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है थोड़ा, क्योंकि आपका मेन एम क्या है? मसल हाइपोट्रॉपी, और वो आपको डैमेज प्रोवाइड करना है उतना, और वो फेलियर तक जाना है आपको, अपने मसल को फेलियर तक हिट करना है प्रॉपर तरीके से, बस। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब असिस्टिव अपना जो प्राइमरी और एसेसरी के उसमें क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। अब गोल के हिसाब से वो डिसाइड हो जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। अब देखो ये भी आप कर सकते हो, ये आपकी इंडिविजुअल एक्सपर्टीज है, आपका एक्सपीरियंस है कि आप कैसे सेटअप बना रहे हो। जैसे मान लो वो स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी वाला है ना, जो जिसमें आप बोल रहे थे अनरियलिस्टिक गोल, वो किसी का अगर गोल ऐसा है स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी, उसका कोई कंपटीशन से रिलेटेड गोल नहीं है, बट उसका ये है कि उसको हैवी मूवमेंट्स भी करनी है, स्ट्रेंथ वगैरह भी ऐड करनी है अपनी बॉडी में, और हाइपरट्रॉफी भी गेन करना है, तो और ये अच्छे लेवल पे है। तो आप ये भी कर सकते हो कि मान लो इसने पीपीएल चूज किया, मतलब मसल फ्रीक्वेंसी आपने 2 टाइम्स रखी है इसकी, 2 टाइम्स, ठीक है? तो आप यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा एक मौका है, आप यहाँ पे ना यूज कर सकते हो वीकली बेसिस अंडुलेटिंग periodization। मतलब कि आप दोनों को यूज कर सकते हो, जैसे कि समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मंडे को आपका टेस्ट आने वाला है, और थर्सडे को आपका टेस्ट आने वाला है। मंडे को आप किससे बायस्ड हो जाओगे, कौन से वाली एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे?
आप प्राइमरी पे ज्यादा शफल करोगे, प्राइमरी पे आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होंगी प्राइमरी होंगी और इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका जाएगा। ठीक है। थर्सडे वाली जो होंगी वहां पे आप एसेसरी ज्यादा प्लान करोगे। राइट। ये भी फायदा है एक आपका मसल फ्रीक्वेंसी का, अगर आप दो पार्ट कर पाते हो। बात क्लियर होगी, क्योंकि आपका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डिंग ही करनी है या पावर लिफ्टिंग ही करनी है। आपका गोल सिर्फ अपने स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी को बढ़ाना है। तो आप साथ में दोनों लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे भी नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये आपकी इंडिविजुअल एक्सपर्टीज है, और ये गोल के हिसाब से डिसाइड होता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, उसके हिसाब से चीजें जो है वो मैनिपुलेट हो सकती हैं। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ग्रेडेशन तो हो गया हमारा। प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस को देख लेते हैं एक बार, और फिर हम आगे टाइप्स ऑफ सेट्स, एडवांस सेट्स की बात कर लेंगे, सुपर सेट, जाइंट सेट्स वगैरह जो होता है। तो हमारे पास, अरे अभी तो बताया कृष्णा। बताओ क्या बताया, बाकी लोग बताओ यहाँ पे। सारी कहानी खत्म होगी, आप बोल रहे हो सर कैसे प्लान करेंगे। मैंने आपको यही बोल दिया, जबकि वो मैटर ही नहीं करता जब आप हाइपरट्रॉफी प्लान कर रहे हो। भले ही आप कौन सी रख लो, और जब आपका गोल है स्ट्रेंथन हाइपरट्रॉफी, तो उस हिसाब से सीरीज डिसाइड होगी। प्राइमरी पहले आ जाएगी, बाद में एक्सेसरी आएंगी। ठीक है, यही तो बताया अभी मैंने आपको। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स में हमारे पास मल्टीपल प्रिंसिपल्स हैं ना, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो एक दर्जा दर्जा है ट्रेनिंग के अंदर। जैसे कि आपके सामने ही बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, ये प्रिंसिपल तो वैसे भी हम हर जगह ही हमने सुना हुआ है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो हर किसी की बॉडी में डिफरेंस है। ठीक है, अब वो चाहे डीएनए पॉइंट ऑफ व्यू से, हम जीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या फिर हम एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि भाई हमारी जो हड्डियां हैं, ठीक है, या फिर हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है, उसमें बहुत डिफरेंस है ना। मसल फाइबर्स की जो अलाइनमेंट है, मसल फाइबर के ओरिजिन, मसल के ओरिजिन इंसर्शन है, उसमें डिफरेंस है। तो हम कभी भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो रिजल्ट्स होंगे हमारे वो सबके सेम होंगे। ठीक है ना, ये कहीं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिजल्ट्स जो होते हैं वो मिक्स मैच होते हैं, किसी के जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, किसी के लेट मिलते हैं, किसी के जो है रिजल्ट में डिफरेंसेस आ सकते हैं। है ना, कोई बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है बहुत कम टाइम पे, कोई कम उतना ज्यादा नहीं पहुंच सकता। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में ओवरऑल जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है एज अ ट्रेनर, ताकि आप किसी को डीमोटिवेट ना करो, आप उसकी बॉडी के हिसाब से उसके लिए बेस्ट डिसाइड करके दो। क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉम्प्लिकेट करोगे, आप अगर ऐसे कहोगे कि नहीं आपकी जो बॉडी है, देखो मेरे पास तो वो जो XYZ क्लाइंट है वो पिछले 3 महीने आया था,
इसको 3 महीने हो गए और इसने इतना गेन कर लिया या इतना लॉस कर लिया इसने। बट आप भी मेरे आपके आप मेरे पास 6 महीने से हो, ठीक है ना। बट आपका जो है ना अभी तक कुछ हुआ नहीं है, 1-2 किलो ही कम हुआ है सर और सर। तो ये देखो XYZ वाला जो है वो कितना बेहतर तरीके से कर रहा है। अब ये वाली जो टर्म्स हैं, या फिर आप उसे बोल दो कि नहीं आपकी बॉडी में ही कोई प्रॉब्लम है, तो ये एक डिमोटिवेशन वाला फैक्टर हो गया है ना। तो आप इसको समझते हुए ये जानोगे कि भैया बॉडी जो है वो बॉडी मतलब इंडिविजुअली दोनों लोग अलग हैं। तो जो आपके ट्रेनिंग का टाइप होगा, ट्रेनिंग का तरीका होगा, वो भी अलग होगा दोनों को ट्रीट करने का। तो आपको पता है कि भाई दोनों एक दूसरे से अलग है, बॉडी का रिस्पॉन्स अलग है, कोई जल्दी आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, कोई नहीं उतना ज्यादा कर रहा है, का एक्सपीरियंस अलग है। फिर उस हिसाब से आप वहाँ पे डील करने वाले हो, ठीक है। और जो लेवल है उनका वो टाइम के साथ जो है बदलने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सेम ही पोजीशन में रहेगा। ये तो हमें क्लियर है कि हम बॉडी को बेटर कर रहे हैं, बेहतर कर देंगे। बट वो कितना बेटरमेंट हो पाएगी, कहाँ तक, किस लेवल तक पहुंच पाएगा, ये आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हो अपने जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उनको जानते हुए। सिर्फ वो प्रिडिक्शन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि हाँ आपको मैं बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड जैसा ही बना दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका सेट प्रिंसिपल स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स। अब इसके अंदर क्या है आपका, ये कहता है कि जब आप मसल को स्ट्रेस देते हो तो मसल रिस्पॉन्स कैसे करती है। मसल जैसा आप मैकेनिकल स्ट्रेस उसे दोगे बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है ना। बट अगर मान लो आप स्ट्रेस, आप मान लो मैराथन रनिंग कर रहे हो, ठीक है, मैराथन रनिंग कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, आप रोज रनिंग करते हो, और आप 1 साल के बाद आकर के कह रहे हो कि मेरे को वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में जाना है, मुझे मैक्सिमम वेट उठाना है। आपने ट्रेनिंग तो करी हुई है, बट क्या आप ये मैक्स वेट को लिफ्ट कर पाओगे। मैंने रनिंग की है 1-2 साल पूरा, और फिर मैं 1-2 साल के बाद कंपटीशन जो है वो मैं लिफ्टिंग का लड़ने चले गया, मुझे हैवी लिफ्ट उठाना था वहां पे, क्या मैं वो कर पाऊंगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, आंसर इज नो। भाई कैसे कर पाऊंगा। मैंने मैराथन रनिंग करी है, मैंने एक्टिविटीज, अब अब मेरी कार्डियक हेल्थ अच्छी हो सकती है, मेरा इंड्योरेंस कैपेसिटीज अच्छी हो सकती है, मेरा इंड्योरेंस हो सकता है बेटर हो गया हो काफी। बट मैं जो गेम करने जा रहा हूँ वो है आपका स्ट्रेंथ वाला, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। उसमें थोड़ी डिफरेंस कोई आया है। तो वो ये प्रिंसिपल यही कहना चाह रहा है कि आप जैसा स्ट्रेस बॉडी को दोगे, जैसा स्टिमुलस बॉडी को दोगे, बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा और बेटर होगा। समझ रहे हो, जैसे कि ये बताया, देखो इफ यू नीड टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, तो मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी आपको चाहिए, आपको हैवी वेट उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हमें अपने गोल के हिसाब से एक्टिविटी करनी है, जैसा गोल होगा उस हिसाब से हमें एक्टिविटी करनी है ताकि बॉडी उसी पर्टिकुलर चीज में बेटर हो पाए, ठीक है। ये है आपका सेट प्रिंसिपल। देन आता है आपका यूज डिसयूज प्रिंसिपल। यूज डिसयूज प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई अगर आप कोई कोई ट्रेनिंग को या किसी चीज को कंटिन्यू करोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। इसके अंदर ही कंटिन्यूटी भी आ जाती है। कहता अगर आप अपने मसल को स्ट्रेस देना छोड़ दो, मान लो आज आप ट्रेनिंग करना छोड़ दो, आपने भले ही पिछले 4 साल से आप ट्रेनिंग कर रहे थे, आज आप ट्रेनिंग करना छोड़ दो, कुछ टाइम बाद आपकी जो बॉडी होगी वो वैसी नहीं रहेगी, आपके बड़े रिवर्सल स्टेज में चले जाएगा, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी या डी ट्रेनिंग इफेक्ट। ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब बहुत सारे लोग इसको ये मानते हैं कि इन्होंने कुछ यूज किया था, या इन्होंने वे प्रोटीन लिया था या पाउडर लिया था तो इस वजह से ऐसा हो गया, पहले जा रहे थे जिम तो तक बॉडी अच्छी हो गई थी, अभी नहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल कम हो गई। ये तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है ना। इसमें प्रोटीन या कोई डब्बा कैसे आपका आ सकता है, कैसे उसको हम रिलेट कर सकते हैं। जब हमने ट्रेनिंग ही करना छोड़ दिया तो हमारी बॉडी रिवर्सल स्टेज में जाएगी, क्योंकि अब हम बॉडी को वो स्ट्रेस नहीं दे पा रहे हैं, उतना मसल प्रोटीन सिंथेसिस लेवल नहीं बढ़ रहा है बॉडी में, बॉडी को नहीं चाहिए उतना मसल मास, तो रिवर्सल इफेक्ट आएगा बॉडी में और हमारा मसल मास भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। वो तो हर एक चीज में होगा।
तो इसलिए यूज एंड डिसयूज प्रिंसिपल यही कहता है कि हमें कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है। अगर हम किसी चीज को बेटर करना चाहते हैं या बैलेंस रखना चाहते हैं, मेंटेनेंस पे रखना चाहते हैं, तो हमें करना क्या पड़ेगा, उसको कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा चीज को। ठीक है, ये हो गया आपका रिवर्सिबल इफेक्ट। बट एक और वर्ड यहाँ पे यूज हो जाता है, एक और टर्म यहाँ पे यूज आती है। बट मान लो अगर ऐसा है, ये तो हमने समझ लिया कि हमें कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी, नहीं रखेंगे तो हम धीरे धीरे करके रिवर्सल स्टेज में जाएंगे, क्योंकि बॉडी द रिस्पॉन्स आपने जो ट्रेनिंग का दिया है अब आप नहीं दे रहे हो जो पहले से आप दे रहे हो। बट अगर ऐसा हो कि मैं ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा अचीव कर लूँ मसल मास, ठीक है, मान लो मैंने 5 साल ट्रेनिंग करी और मैंने अच्छा मसल मास अचीव कर लिया, अच्छी हेल्थ अचीव कर ली, तो जो वो मैंने अचीवमेंट मेरी हुई है, मान लो किसी रीजन की वजह से मेरी ट्रेनिंग छूट गई, अब 2 साल तक मेरे बीच में आ गया गैप, 2 इयर्स का गैप आ गया। मुझे ये बताओ कि जो मैंने 5 साल मेहनत करके, 5 इयर्स हार्डवर्क करके जो मैंने चीजें गेन करी थी, अब 2 साल छोड़ने के बाद तो वो रिवर्सल इफेक्ट आएगा, मैं फिर से नीचे आ जाऊंगा थोड़ा, है ना, मेरी जो बॉडी में इफेक्ट्स आए थे वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो क्या अब मुझे फिर से 5 साल की मेहनत लगेगी क्या उस लेवल पे पहुंचने के लिए? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रिवर्सिबल इफेक्ट जो होता है वो बिल्कुल जीरो पे ले आके छोड़ देता है क्या हमें? ये बात तो क्लियर है कि हमारी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी, हमारा मसल मास भी कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, इंड्योरेंस भी कम हो जाएगी, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि रिवर्सिबल इफेक्ट आ गया, क्योंकि आप उतनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दे ही नहीं रहे हो, बॉडी नहीं चाहती है वो काम करना। बट ये भी बात नोटिस हमें करनी है कि हम कभी भी जीरो पे नहीं आएंगे अभी। जब हमने ट्रेनिंग पहले कर चुके हैं, हम एक चीज अचीव कर चुके हैं, तो हम जीरो पे नहीं आते, क्योंकि हमारे पास वो मसल मेमोरी अवेलेबल है। है ना, वो जल्दी रिकवर हो जाओगे आप। अब आपको 5 साल नहीं लगेंगे, हो सकता है 1 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, डिपेंड करता है, बट 5 नहीं लगेंगे। क्योंकि आपके पास देखो, जो हमारी बॉडी में सैटेलाइट सेल डेवलप होते हैं ना, जो मसल्स के अंदर सैटेलाइट सेल्स डेवलप होते हैं, वो डिसअपेयर नहीं होते, वो खत्म नहीं होते कभी भी, भले ही आप ट्रेनिंग छोड़ दो, आपका स्ट्रेंथ वगैरह कम हो जाए, आपकी कोई और रीजन की वजह से, कुछ कंडीशन की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, बट ये जो सैटेलाइट सेल्स है ना, ये कम नहीं होते। मेन जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, वो न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो चुका है, जो आपके मसल मेमोरी है, जो आपके मसल के अंदर आपके डेटाबेस है, वो कभी डिसअपेयर नहीं होता, वो ऑलरेडी वहीं रहता है। तो जब आप फिर से ट्रेनिंग शुरू करते हो ना, तो वो जल्दी से रीगेन कर लेते हो आप, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए जीरो पे तो नहीं आओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है गैस प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। इसमें आपके 3 स्टेज आते हैं, अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज एंड एग्जॉशन स्टेज। ठीक है, अलार्म स्टेज, ए रेजिस्टेंस स्टेज एंड एग्जॉशन स्टेज। अब अलार्म स्टेज हमें क्या कहता है, हम अलार्म स्टेज हमें कहता है कि यार हमें ना, जो स्टिमुलस है बॉडी में, जो स्टिमुलस है वो देना पड़ेगा, और हमारी बॉडी को शॉक फेस में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर शॉक फेस में नहीं रखते हैं, अगर हमारी जो ट्रेनिंग सेम ही तरह की चले जा रही है, ओवरलोडिंग नहीं हो रही है या कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी एक रेजिस्टेंस स्टेज में आ जाएगी, एक ऐसे स्टेज में आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं प्लेट्यू स्टेज, जहां पे हमारी ना तो परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, ना परफॉर्मेंस नीचे आ रही है। तो ये कहता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि गैस प्रिंसिपल हो जाए, मतलब आपको जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की तरह हिट हो जाए और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। ऐसा ना हो इसलिए आप शॉक फेस में भी रखते हो अपनी बॉडी को, अलार्म स्टेज में भी रखते हो, ये कहना चाह रहा है गैस प्रिंसिपल। ठीक है, इसलिए आप धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड देते हो। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस स्टेज, कहता है कि भैया अगर ये सारी चीजें होंगी, अगर मान लो हमारी ट्रेनिंग ठीक नहीं हो रही है, प्रॉपर रेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर डाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हम एक टाइम पे आकर ना एक ऐसे स्टेज में हिट हो जाते हैं जिसको प्लेट्यू कहा जाता है।
ठीक है, फिर इसको ब्रेक करने के लिए भी हमें बहुत तरह के प्लान बनाने पड़ते हैं। तो कहता है आपको ये चीज भी नोटिस करनी है, आपको ये चीज भी नोटिस करनी है कि आप इस स्टेज में ना आओ प्लेट्यू वाले में, और अगर आ गए हो तो इसको जल्दी से इस बैरियर को ब्रेक करना है, और उसके लिए शॉक फेस आप ऐड करते हो। नेक्स्ट है आपका एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन स्टेज कहता है कि भाई आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बॉडी को एग्जॉस्ट ना कर दो। आपको ये तो क्लियर है कि आप धीरे धीरे करके ओवरलोड दोगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड दोगे, बट ऐसा मत कर देना कि आप इतना ओवरलोड मत दे देना कि बॉडी उसको अडेप्ट ही ना कर पाए, मतलब हमारी कैपेसिटी से बाहर ही हो जाए वो। जैसे करते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स, फर्स्ट डे आया कोई क्लाइंट, सॉरी ट्रेनर्स करते हैं, फर्स्ट डे कोई क्लाइंट आया उसको इतनी ट्रेनिंग करा दी ताकि वो अट्रैक्शन वो लोगों को दिख सके, बट उसके बाद होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो आता ही नहीं अगले दिन। ऐसा भी होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्शन स्टेज में चली गई, और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बिगिनर लोगों के लिए ही एग्जॉस्शन स्टेज बना हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है, आपके इलीट लेवल पे भी लोग एग्जॉस्शन स्टेज में चले जाते हैं। एडवांस जो एथलीट होते हैं वो भी एग्जॉस्शन स्टेज को हिट कर सकते हैं, मतलब आपने बहुत ज्यादा करवा दिया, लिमिट से ज्यादा करवा दिया। या फिर एग्जॉस्शन स्टेज का सबसे बड़ा रीजन है एलीट लेवल पे, एडवांस लेवल पे, कि आपके ट्रेनिंग में चेंज नहीं होते, डीलोड फेज नहीं दिए जाते। डीलोड फेज मतलब प्रॉपर तरीके से आपके लोड को कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं करते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम है। आपको डीलोड देना चाहिए, अगर आपके जो, आप अगर अच्छे एक लेवल पे हो, एडवांस लेवल की बात बता रहा हूँ, वहां पे डीलोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लो आप हैवी हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका 3 महीने का प्लान है, आप बहुत हैवी हैवी जा रहे हो हमेशा ही, हाई इंटेंसिटी कर रहे हो, 90% के आसपास कर रहे हो, भाई एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपकी बॉडी जो एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, और आप अगर प्रॉपर तरीके से बीच में डीलोड नहीं देते ना, मतलब लोड को कम नहीं करते, तो आपकी बॉडी जो है वो एग्जॉस्शन स्टेज में जाएगी। तो आपको बीच बीच में डीलोड देने चाहिए। जैसे मान लो 3 महीने का प्लान है, तो आपने 2 महीने का प्लान दिया, 2 मंथ आपने उसका हाई इंटेंसिटी पे आप लेके चले, और फिर बीच में आपने 2 हफ्ते का ना, 2 वीक्स का आपने एक डीलोड दे दिया। डीलोड मतलब जहाँ पे आपको लोड को कम कर देना है, 2 हफ्ते का डीलोड दे दिया, और फिर लास्ट के 2 हफ्ते में फिर से आपने पीक कर दिया, फिर से आपने हैवी हैवी जाने लग गए। ये होता है डीलोड। इसका मतलब ये डीलोड इसलिए रखा है ताकि हम ओवर एग्जॉशन स्टेज में ना हिट कर जाए। समझ रहे हो ऐसे? जैसे मान लो आप ड्राइव कर रहे हो, आपको 1000 किलोमीटर कवर करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करा, ये आपका इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से आपने शुरू किया। ठीक है, आपको ड्राइव करके जाना है यहाँ से बहुत दूर, दिल्ली से आपको जाना है गोवा, कोई बड़ा दूर है ना? अब आपको पता है कि यार इतना ज्यादा करना तो एक तो मेरे लिए भी ओवरलोड होगा, क्योंकि मेरे को सो नहीं पाऊंगा, रेगुलरली ध्यान रखना है कि रास्ते पे, और दूसरी बात मेरे कार के लिए या जो मेरी व्हीकल है उसके लिए भी ओवरलोड होगा, क्योंकि एक बार में इतना स्ट्रेच कवर करना, कॉन्टिन्यूसली इतने किलोमीटर्स कवर करना मुश्किल है। अगर आप रेगुलरली करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, इंटेंसिटी को बढ़ाते रहोगे और स्पीड करते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरलोड की वजह से या तो आपको नींद आ जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कार में भी आ सकती है ओवरलोड की वजह से। तो भैया आपको बीच में, आपने मान लो 500 600 500 600 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर आप बीच में एक थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हो। समझ रहे हो? वो एक तरीके से क्या होगा, डीलोड हो गया, आपने बॉडी को लोड को कम कर दिया, आपने खुद को रेस्ट दे दिया कि 2 घंटे चलो सो जाता हूँ। या फिर आपने क्या करा, कार को भी अपने रेस्ट पे डाल दिया थोड़ी देर के लिए, 1 1.5 घंटा आप रुक गए, 2 घंटे रुक गए और सो गए बीच। ठीक है, एक तरह का डीलोड है, रिफ्रेशिंग। फिर आप वापस शुरू करोगे, फिर आप फिर से कवर कर सकते हो अच्छे से। समझ रहे हो? इसको बोला जाता है डी लोड फेस, और ये मदद करता है एडवांस लेवल पे, ताकि आप बॉडी को ओवर एग्जॉस्ट ना कर दो। ठीक है, ऐसे ही बिगिनर के लिए भी काम में आएगा। बिगिनर के लिए चलो ऐसा तो नहीं होता कि आप क्वांटिटी में बहुत लंबे समय तक हाई इंटेंसिटी करवा रहे होगे, बट बिगिनर में ये होता है कि आप इनिशियल स्टेज में ना इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा ऊपर कर देते हो उनके लेवल के हिसाब से, तो वहां पे भी एग्जॉस्शन स्टेज आ सकता है। तो ये कहता है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये भी हमारे जो परफॉर्मेंस है उसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। कहता है कि अगर स्पेसिफिक आप नहीं हो, स्पेसिफिसिटी अगर नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम है आपको। अगर आप खास करके वेट ट्रेनिंग की बात करें, जिम के वर्कआउट की बात करें, तो ये कहता है कि हमें स्पेसिफिक होकर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।
क्योंकि हमारे मसल्स होते हैं और मसल्स का ओरिजिन है और एक इंसर्शन है। तो अगर आप मसल के प्राइमरी मसल को हिट नहीं कर रहे हो, मतलब उसके प्राइमरी एक्शन को हिट नहीं कर रहे हो, तो आप वहां पे उतना अच्छा टारगेट नहीं दे पा रहे, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम जैसे एब्डोमिनल्स हैं, कहते हैं एब्स को ट्रेन करने की क्या जरूरत है, फोर आर्म्स को ट्रेन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि तो ऑलरेडी हो रहे हैं। तो आप बाकी चीजें करो तब भी ऐसा स्टेबलाइजर मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इनको करने की तो जरूरत ही नहीं है, ऐसा आपने सुना होगा। बट ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि यार आपको ना स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको अगर बैक ट्रेन कर रहे हो तो आपको लेग्स भी ट्रेन करनी है, आपको थाइस भी ट्रेन करनी है, आपको चेस्ट भी ट्रेन करनी है, आपको डेल्टोइड भी करना है, सब कुछ करना है। आपको इंडिविजुअलाइज्ड होकर ट्रेन करना है, आपको उसको एक इंडिविजुअल मसल को लेकर के ट्रेन करना है। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया कि एब्डोमिनल्स तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। हम देख, जब हम स्क्वाट्स कर रहे हैं तो भी हमारे एब्स इन्वॉल्व होते हैं, जब हम भाग रहे हैं तो भी एब्स इन्वॉल्व होते हैं, कोर इन्वॉल्व होता है। ऐसे नहीं कह सकते आप। इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो फिर हम सारे मसल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही रहे हैं। इस हिसाब से तो हमें अपने शोल्डर्स भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बाइसेप्स के अंदर भी हमारे शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट होती है। वो तो तब भी हमारे चेस्ट के अंदर भी शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट होती है, इस हिसाब से तो शोल्डर भी नहीं करने चाहिए, है ना। तो इसलिए कहता है कि भैया हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हमें सबको इंडिविजुअलाइज होकर ट्रेन करना है, उनको एक इंडिविजुअल मसल मान के ट्रेन करना है, तो ही हमें मैक्सिमम फायदे मिल पाए। पर ऐसा ही ये कहता है कि ट्रेनिंग में भी सेम चीज आपको फॉलो करनी है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ देखो, कि अगर आप एक्सरसाइज कंसिडर कर रहे हो, मान लो आपका गोल है कि आपको पावर लिफ्टिंग करनी है और आपको स्क्वाट्स में सबसे बेहतर बनना है, सबसे हैवी उठाना है, तो कहता है उसके लिए आपको ना स्क्वाट्स करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं लंजेस में हैवी उठा लेता हूं तो मैं स्क्वाट्स में भी उठा लूंगा, ऐसे नहीं कह सकते आप। या आप ये भी नहीं कह सकते, आपने काफी लोगों को ऐसे सुना होगा कि अच्छा अगर आपको पुशअप्स बढ़ानी है तो आप बेंच प्रेस करो, उससे आपकी पुशअप्स बढ़ जाएंगी। या इसका ऑल्टरनेटिव भी सुना होगा कि अगर आपको बेंच बढ़ानी है तो ज्यादा पुशअप्स करो, ये भी सुना होगा। बट क्या ऐसा है रियलिटी में? ऐसा है रियलिटी में? बिल्कुल भी नहीं है। इवन ये भी सुना होगा आपने कि आप लैट पुल डाउन हैवी उठाओ, जिससे आपका क्या होगा, आप पुलअप्स ज्यादा कर पाओगे या उसमें फायदा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हो कि आपके मसल ग्रुप सेम तरीके से ट्रेन, आपके मसल ट्रेन आप कर पा रहे हो दोनों एक्सरसाइज में, ये कह सकते हो आप। बट ये नहीं कह सकते हो कि एक को करने से दूसरे वाला भी जो है ना उसमें ज्यादा आपका स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्योंकि दोनों एक्सरसाइज का नेचर अलग है ना। अब लैट पुल डाउन एक्सरसाइज में आपका क्या है, वहां पे आपके रिस्ट्रिक्टेड है लोअर बॉडी, और आपको वेट को नीचे लेके आना है, लोड को नीचे लेके आना है। ऐसे ही पुलअप्स के अंदर आपको अपने बॉडी वेट को ऊपर लेके जाना है रेजिस्टेंस के, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो दोनों ही एक्टिविटी में डिफरेंस है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि पुलअप्स ज्यादा बढ़ जाएंगे तो मेरा लैट पुल डाउन बढ़ जाएगा, या लैट पुल डाउन करने से मेरी पुलअप्स बढ़ जाएंगे तो पुलअप्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। क्योंकि दोनों में अगर आपको पुलअप्स में बेटर होना है तो अल्टीमेटली आपको पुलअप्स करने पड़ेंगे। बात यहाँ पे खत्म होती है, समझ रहे हो। ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी का। देन आता है आपका ओवर कंपेंसेशन। टेस्ट वाले दिन पुशअप कर सकते हैं क्या सर? हाँ, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट उसको आप एक्सरसाइज कंसिडर करोगे, वो एक एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है, उसको आप सिर्फ वार्म अप मत कंसिडर करना, बस ये बात है। बहुत सारे लोग उसे वार्म अप की तरह लेके चलते हैं। नेक्स्ट आता है ओवर कंपेंसेशन। ओवर कंपेंसेशन क्या है? ये कहता है कि ओवर, आपकी बॉडी जो होती है ना, ये रेजिस्टेंस के खिलाफ कैसे रिस्पॉन्स करती है, पहले से बेटर कैसे होती है, ये ओवर कंपेंसेशन प्रिंसिपल के हिसाब से है। जैसे कि मान लो आपने अभी ट्रेनिंग करी, बॉडी में स्ट्रेस दिया, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि यार बॉडी में स्ट्रेस देने से, डैमेज देने से बॉडी हो जाती है स्ट्रांग। तो क्या ये इफेक्ट इमीडिएट होता है कि एकदम से इफेक्ट आता है कि स्ट्रेस दिया और बॉडी उसी टाइम स्ट्रांग हो गई? मान लो मैंने आपको 5 एक्सरसाइज कराई चेस्ट की, और 5 एक्सरसाइज कराने के बाद मैंने आपको बोला चलो अब अपना मैक्सिमम वेट उठा के दिखाओ, अब अपना 1 रेप मैक्स हिट करके दिखाओ, क्या आप कर पाओगे?
मैक्सिमम उठा पाओगे? आंसर की नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि फटीग लेवल अचीव हो गया, थक गए हैं हम, हमारे एनर्जी लेवल्स लो हो गए हैं, तो कैसे उठा देंगे सबसे ज्यादा? बट अगर आप प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर सारी चीजें लेते हो तो टाइम बाय टाइम, समय के बाद एक टाइम में आप हेवी उससे उठा पाओगे और पहले से बेटर हो जाओगे। यही कहता है सुपर कंपेंसेशन या ओवर कंपेंसेशन प्रिंसिपल, कि आप उस वेट को जो आप आज आप अभी कर रहे हो, उस वेट को कुछ समय बाद आपके लिए वो बहुत नॉर्मल हो जाएगा और उससे आप बेटर चले जाओगे और ऊपर चले जाओगे। इसी को बोलते हैं ओवर कंपेंसेशन। ठीक है ना, ओवर कंपेंसेशन प्रिंसिपल। बट ये टाइम के साथ होगा, ऑन द स्पॉट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ओवरलोड प्रिंसिपल। ओवरलोड प्रिंसिपल कहता है कि बॉडी आपकी जो अडेप्ट करती है स्ट्रेस को, तो अगर आपका सेम तरह का स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी का धीरे धीरे करके रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाएगा और आपकी बॉडी एक स्टैटिक स्टेज में आ जाएगी। तो कहता है आपको ओवरलोड भी देना है, जिसको हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे करके आपको लोड को बढ़ाना है। अब ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये नहीं कि आपको हैवी ही उठाना है हमेशा, कि पहले 20-25 किलो कर रहे थे तो आज 30 का करना है, अगले दिन अगले बार 35 का करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। लोड आप बहुत सारे तरीके से बढ़ा सकते हो। वो भले ही आप अपने वेट को बढ़ा करके करो, या अपने रेप रेंजेस को बढ़ा करके करो, या अपने रेस्ट पीरियड को कम करके करो, रेस्ट पीरियड को कम करके कर दो, या फिर और कोई आपका तरीका है, लाइक आपका इसेंट्रिक फेज को स्लो कर दो, मतलब जो नीचे लाने वाला फेज है टेम्पो में उसको स्लो कर दो। बहुत तरीके हो सकते हैं, बट आपको धीरे धीरे करके प्रोग्रेशन देनी है, ताकि आप वो जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है वो पहले से बढ़ा सको और आपकी बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स कर सके बेटर होने। ठीक है, तो इसमें एक प्रिंसिपल बताया हुआ है 2x2 प्रिंसिपल, इसको भी समझ लेते हैं। डबल प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। ये कहता है अगर आपके पास कोई बिगिनर आता है या कोई भी ऐसे अगर हम डबल प्रोग्रेसिव स्टैंडर्ड ड्रिलिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो ये कहता है कि पहले आपको ना दो प्रोग्रेशन देने हैं, आपको सिंगल प्रोग्रेशन पे हिट नहीं करना है। कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आया तो आप ये नहीं कहोगे कि भैया आपको अगर आपने लास्ट वाली एक्टिविटी के अंदर अगर आप 5 kg उठाया तो नेक्स्ट में आप 7 kg उठा लो। ये नहीं, ये तो सिर्फ लोड में प्रोग्रेशन हुआ ना, आपने लोड में प्रोग्रेशन किया। बट ये कहता है डबल प्रोग्रेशन करो आप। कहता है पहले आप ना रेप रेंजेस पे बढ़ाओ, रेप रेंजेस बढ़ाओ और उसके बाद फिर आप लोड बढ़ाओ। ये कहता है 2x2 प्रिंसिपल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो मेरा लिफ्ट है 100 kg, मान लो मैं लिफ्ट करता हूँ बेंच प्रेस में, 100 किलो में उठाता हूँ बेंच प्रेस पे, और मैं इसके करता हूँ मान लो 4 रेपिटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं 4 रेपिटेशन में 100 kg के कर लेता हूँ बेंच प्रेस। अब मुझे ना करना है, वेट को मैंने बढ़ाना है, मेरे को हैवी वेट और करना है और उठाना है हैवी। तो ये कहता है आप डायरेक्टली ऐसा ना करो, अगर 100 kg से 4 आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली 110 ना कर दो इसको, डायरेक्टली 110 मत करो कह रहा। ये कहता है कि अगर आप 100 अचीव कर पा रहे हो, 4 रेपिटेशन निकाल रहे हो उससे, तो आप ये एम करो कि पहले आप इसी 100 किलो से 6 रेपिटेशन एम कर लो। पहले आप ये एम कर लो कि आप 6 रेपिटेशन एम कर लो। ठीक है, तो जब आप ये रेपिटेशन एम कर लोगे, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, अब उस दिन ही तो होगा नहीं ना कंप्लीट, हमें टाइम लगेगा। हो सकता है हमें अगले हफ्ते हो जाए, या उससे अगले हफ्ते हो सकता है 1 महीने बाद हो जाए। तो जब भी ये अचीव हो गया ना, जिस दिन ये अचीव हो गया, उसके नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर आप क्या करोगे, जितना भी अमाउंट ऑफ लोड आप उठा रहे हो उसका 5 to 10% आप इंक्रीज कर दोगे वेट। ठीक है, तो 100 किलो उठा रहे थे तो 5% कितना हुआ, 5 किलो हुआ। तो अब नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर आप 105 किलो लिफ्ट करोगे और उसके आप जो है ना 4 रेपिटेशन निकालने के लिए एम करोगे। ठीक है ना, तो ये होता है डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल। अब ये डबल प्रोग्रेसिव का फायदा बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिगिनर्स क्या करते हैं, उन्होंने जैसे उनके दिमाग में ये तो डाला ही होता है ऑलरेडी कि जितना हैवी उठाओगे उतना ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमेशा वो यही चीज देखते हुए आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हुए आ रहे होते हैं हैवी वेट उठाते हुए, है ना। तो वो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी ये चीज सेटअप होती है कि जितना हैवी उठाओगे उतना फायदा होगा। तो वो आते हैं, उन्होंने मान लो बाइसेप किया 5 kg के साथ, तो नेक्स्ट वाली ट्रेनिंग के अंदर वो एम करेंगे कि यार अच्छा चलो 15 किलो उठा लो अब तो सीधा ही, या 10 किलो उठा लो। भले ही उसके 2 रेपिटेशन निकल रहे हो, भले ही उसके 4 रेपिटेशन निकल रहे हो। तो ये तरीका सही नहीं है। इससे क्या होगा, एक तो आप लोड में प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा कर रहे हो, इससे आपका एक तो एक्सरसाइज का तरीका, आपका एक्सरसाइज करने का जो ओवरऑल आप कह सकते हो
जो टेक्निक है वो खराब होगी, और आप मोमेंटम का ज्यादा यूज कर रहे होंगे, या कोई और प्रॉब्लम भी बीच में हिट करेगी, और ना तो आप उतना फायदा आपको मिल पाएगा, और आप बहुत फास्ट प्रोग्रेसिव मैनर में आगे जाओगे, इससे आपको फायदा कम होगा। तो बेटर ये होगा कि आप ये एम करो कि पहले आप एक सर्टेन नंबर ऑफ रेपिटेशन अचीव कर लो, उसके बाद जाके आप लोड को बढ़ाओ। तो अब ये एम कर लो कि बिगिनर के साथ जब भी काम करना है कि एटलीस्ट उस वेट के साथ उसके 15 रेपिटेशन आनी चाहिए। अगर वो 15 रेपिटेशन 15 रेपिटेशन आप अचीव कर पा रहे हो उस वेट के साथ, तो आपको वेट में प्रोग्रेशन करना है। जैसे मान लो उसको 7 kg के डंबल दिया आपने 7.5 के, और बोला कि फिर आपको कर्ल्स करनी है, बाइसेप कर्ल्स। अब मान लो वो 10 कर पा रहा है और बोला सर मैं वेट को बढ़ा लूं क्या, 10 10 हो गए मेरे इससे। बोला नहीं, पहले आप 15 अचीव करो। अब 15 उस दिन तो अचीव होगी नहीं, हो सकता नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रेनिंग में हो जाए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद। तो जिस दिन हो गई अचीव, जब वो 15 रेपिटेशन करना शुरू कर दिया वो 7.5 से, उसके बाद आप डंबल में प्रोग्रेशन करो। इस तरीके से इसको बोलते हैं डबल प्रोग्रेसिव, डबल प्रोग्रेशन। इसका फायदा है, इससे आपकी मूवमेंट खराब नहीं होगी, इससे आपकी जो मूवमेंट रिफाइंड रहेगी, सही रहेगी, और आपको फायदा होगा, बिगिनर को तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोग्रेशन आपके लोड में ना करते हुए पहले रेप में प्रोग्रेशन करो और फिर लोड में प्रोग्रेशन करो। ठीक है, ये होता है आपका ओवरलोड प्रिंसिपल। चलो जल्दी से ये दो टर्म समझ लेते हैं, फिर एंड करेंगे, और फिर हम एक और सेशन रखेंगे इसका, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये दो टर्म्स है जो हमें काफी बार यूज आती है, मतलब वैसे कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इसका मीनिंग पूछा जा सकता है। वैसे प्रैक्टिकली आपको कोई ऐसा स्टडी नहीं करना है स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर, है एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट जो होता है उनका काम है ये। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन अ वन बीट। तो भाई एक बीट के अंदर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये वाला, वो कितना पंप कर सकता है ब्लड। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज ये होता है 70 ml, 70 ml के आसपास होता है ये नॉर्मल लोगों का, एवरेज पॉपुलेशन का। अगर हम इलीट लेवल की बात करें, एडवांस एथलीट की बात करें, उनका 110 ml तक ही नोटिस हुआ है, 110 ml तक उनका बॉडी, उनका हार्ट, उनका वेंट्रिकल ब्लड भेज सकता है एक बीट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, इन अ बीट। कार्डिक आउटपुट का मतलब होता है कि आपका अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल इन अ मिनट, मतलब दोनों वेंट्रिकल से एक मिनट में कितना ब्लड आपकी बॉडी भेज पा रही है, आपका हार्ट भेज पा रहा है, इसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। अब ये ऑन एन एवरेज जो है 5 लीटर्स के आसपास होता है, नॉर्मली 5 लीटर के आसपास होता है एवरेज पॉपुलेशन का। और क्यू डिनोट यहाँ पे कर रहा है आपका कार्डिक आउटपुट से, और हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने हार्ट रेट आपने 60 दिया हुआ है यहाँ पे वैसे आपको एग्जाम्पल में, और 85 आपका स्ट्रोक वॉल्यूम दिखाया हुआ है, तो आपका 5100 ml के आसपास आ गया, मतलब 5 लीटर के आसपास आपका आ जाता है। ठीक है, तो एवरेज जो है 5 लीटर के आसपास होता है ये लोगों का। और अगर एलीट लेवल की बात करी जाए तो वहाँ पे 7 to 9 लीटर तक ये नोटिस हुआ है। जो एडवांस मैराथन रनर्स होते हैं ना, उन लोगों का 7 से 9 लीटर भी ये देखा गया है कार्डिक आउटपुट। सिर्फ आपको ये टर्म याद रखनी है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल इन अ मिनट। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ। इतना ब्लड भी होता है बॉडी में, 9 लीटर, 9 लीटर पंप करता है, पंप 1 मिनट के अंदर, समझ रहे हो। और आपका ब्लड गैलेंस में होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड बॉडी में, आप ये समझ रहे हो कि आपकी बॉडी में एचबी, बहुत सारे लोग एचबी को ब्लड समझते हैं कि हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है एचबी है, हीमोग्लोबिन को ब्लड ब्लड वॉल्यूम समझते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई 9 ग्राम हमारा ब्लड है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि हमारा ब्लड तो बहुत कम है, क्योंकि हमारे एचबी जो है, हीमोग्लोबिन जो है, वो सिर्फ 9 ग्राम आया। इसका मतलब 9 ग्राम ब्लड है आपकी बॉडी में सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो आपकी बॉडी में होता है वो गैलन्स में होता है, काफी ज्यादा होता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, भले ही आपकी बॉडी में कम अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन है। एचबी का मतलब क्या होता है वहां पे, हेमोग्लोबिन मतलब आपका ब्लड प्रोटीन।
जो आपके ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, और वो भी कंसंट्रेशन ली जाती है आपके सिर्फ आपके एमजी पर डेसीलीटर को लेके। ठीक है, एमजी पर डेसीलीटर को लेके। अब आपकी बॉडी में ये याद रखना कि ब्लड होता है लीटर्स में। ठीक है, 5 से 6 लीटर ऑन एन एवरेज तो ब्लड होता ही है बॉडी में। 5 से 6 लीटर बॉडी में ब्लड होता ही है। अब वो कितनी स्पीड से आउटपुट कितना है, कितना भेज पा रहा है वो 1 मिनट के अंदर, वो बताया जा रहा है कि कितना भेज पा रहा है वो बॉडी, फिर वही बॉडी में वापस भी तो आएगा। समझे बात को? 7 to 9 लीटर्स कार्डियक आउटपुट है। वेंट्रिकल्स इतना ब्लड आगे भेज पा रहे हैं, फिर आगे भेजेंगे तो वो वापस भी तो हार्ट में ही आएगा, वेंट्रिकल्स आपके जो वेन्स के थ्रू। समझे?